हेलो बच्चों, आप सभी को संकल्प द परफेक्ट पाथ में स्वागत है। आप सभी का स्नेह, आप सभी का प्यार बहुत ही सराहनीय होता है। मैं कई दफ़ा कहता हूँ या हर बार कहता हूँ कि बच्चों, आप सभी का जो स्नेह ही है जो ये हमें और भी यूट्यूब लेक्चर वीडियो बनाने में कहीं ना कहीं प्रेरित करती है। तो आइए चलिए बच्चों, आज जो है हम लोग फोर प्रिंट्स विदाउट फेट का चैप्टर 6 द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, एक बात और बोलना चाहेंगे कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे, ताकि हमारे इस YouTube वीडियो से या इस YouTube लेक्चर से ज़्यादा बच्चे इस चैप्टर को आसानी से समझ सकें। तो आइए बच्चों, चैप्टर 6 द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसके राइटर है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। इनके लाइफ जर्नी है 1925 टू 2006। इनका अर्लियर टाइम में न्यूज़पेपर राइटर थे, ये जर्नल लिखते थे, लेकिन बाद में बहुत सारे स्पोर्ट्स के बारे में इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। चलिए आगे बच्चों, हम लोग अब चैप्टर्स के प्रीफेस को समझेंगे कि चैप्टर के प्रीफेस में क्या दिया गया है। हर चैप्टर में सबसे पहले हम लोग प्रीफेस को ही समझते हैं, ताकि हमको एक ओवरऑल डेटा मिल जाए कि इस चैप्टर में क्या चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए बच्चों समझते हैं। Richard Everett has received the Cyril Scholar Award and Shearing Plough Award for Biochemistry and Molecular Biology। यहाँ पे रिचर्ड एवराइट जो है ना, इस चैप्टर का द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट का जो है ना, ये मेन कैरेक्टर है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपका जो है ये सेरल स्कॉलर अवार्ड जो है वो आपके बायोकेमिस्ट्री के लिए, एंड शेरिंग प्लाउ अवार्ड जो है आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए रिचर्ड एवराइट को ऑलरेडी मिल चुका है। अब ये कैसे मिला, कैसे उनका स्टार्टिंग हुआ, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him। फैसिनेशन मतलब आकर्षण या अट्रैक्शन होता है। तो इनका जो है ना बच्चा, वो बटरफ्लाइज के जो अट्रैक्शन था, यही कारण है जो इनको साइंस के दुनिया में बहुत बड़ा एक दरवाज़ा खोल दिया, एक डोर खोल दिया। कोई दिक्कत बच्चा? चलिए आगे समझते हैं। जैसे हम लोग हर एक चैप्टर को पढ़ते हैं, इसमें तो रीड एंड फाइंड आउट आपको स्टार्टिंग में दिया जाता है, जिससे आप एक क्वेश्चन को कहीं ना कहीं देखते हैं, और आप जब स्टोरी एंड करते हैं तो आपको वो क्वेश्चन आसानी से समझ में आने लगता है। तो आइए बच्चों हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले रीड एंड फाइंड आउट से जो क्वेश्चन दिया गया, पहले हम उसको समझेंगे और फिर हम लोग स्टोरी स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, रीड एंड फाइंड आउट में क्या क्वेश्चन दिया गया है। रीड एंड फाइंड आउट में क्वेश्चन है बच्चा, हाउ डिड अ बुक बिकम अ लर्निंग पॉइंट एंड टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एवराइट्स लाइफ। अब रिचर्ड एवराइट्स लाइफ यानी कि रिचर्ड के लाइफ में कैसे टर्निंग पॉइंट बना एक बुक, उसके बारे में समझेंगे। और सेकेंड है, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, और उनकी माँ जो है उनको कैसे मदद करती है इनके लाइफ को कहीं ना कहीं आगे इन्हेंसमेंट होने में। तो आइए बच्चों समझते हैं वेरी फर्स्ट पैराग्राफ से। At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work। अब देखो, एक नया थ्योरी आया, हाउ सेल्स वर्क, यानी कि ये जो हाउ सेल्स वर्क का जो थ्योरी का जो खोज किए, ये रिचर्ड एवराइट किए। कौन किए? रिचर्ड एवराइट किए। और ये पहले भी कहीं ना कहीं जो है वो एक क्या रह चुके हैं, एक स्काउट ऑफ द ईयर रह चुके हैं, यानी स्काउट गाइड का जो मेंबर्स होता है ना, उसको बोलते हैं, रह चुके हैं। और 22 के एज में इन्होंने क्या किया, एक साइंटिफिक वर्ल्ड के लिए नया दरवाज़ा खोल दिया, या आश्चर्यचकित कर दिया सभी साइंटिफिक वर्ल्ड के लिए कि सेल्स कैसे वर्क करता है, इन्होंने खोज कर दिया, या एक न्यू थ्योरी दिया, एक नया थॉट दिया। आगे देखिएगा। एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल। और रिचर्ड एवराइट और उनके जो है कॉलेज रूममेट दोनों मिलकर के एक आर्टिकल दिए, या एक बोल सकते हैं कि एक स्टेटमेंट दिए। किसमें? इन द प्रीसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, यानी इन द प्रीसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ये जो है आपका एक जर्नल का नाम है, या यूँ कह सकते हैं कि एक जो है एक पुस्तिका का नाम है। ओके, इस पुस्तिका में जो है ना, इन्होंने क्या किया था, आर्टिकल दिया था या एक स्टेटमेंट दिया था, किसके बारे में, कि सेल कैसे वर्क करता है। यानी रिचर्ड एवराइट और उनके कॉलेज रूममेट, यानी कि कॉलेज का फ्रेंड या दोस्त।
अब देखोगे बच्चा ये चीज़ें कितना अच्छा रहा उन लोगों के लिए। कहता क्या है, इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, यानी बहुत इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल बुक है ये, जो है ना मैगजीन टाइप से है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादातर साइंटिफिक चीज़ों के बारे में ही बताया जाता है। और कहा गया है कि क्या कहा गया है, हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, और इससे पहले कभी भी जो है ना मतलब स्टूडेंट के बारे में या स्टूडेंट के थॉट को कभी नहीं छापा गया था, स्टूडेंट के थॉट को कभी नहीं लिखा गया था। लेकिन ये पहली बार था कि इतने इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल में एक कॉलेज स्टूडेंट के वर्क को छापा गया था। क्योंकि वर्क ही कुछ ऐसा था कि साइंटिफिक वर्ल्ड में बहुत बड़ा इन्वेंसमेंट ले आया था, तो जाहिर सी बात है छपना तो तय है। अब आप स्टूडेंट रहो या टीचर हो, उससे क्या ही मतलब है। आप में नॉलेज है तो आप आगे आ सकते, एनी हाउ आप नॉलेज के दम पे कहीं भी जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो बच्चों इससे आपको कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है, आपको प्रेरित होना चाहिए कि आप भी ऐसा कुछ वर्क करें अच्छे से, ताकि आपको कहीं भी कोई भी रुकावट ना हो और अच्छे से सक्सेसफुल बनो। और मेरी आप सभी से बिल्कुल यही विनती है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और सक्सेस करोगे एनी हाउ। चलिए आगे बच्चों समझेंगे। इन स्पोर्ट्स डैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट, यानी कहता है कि ये जो ऐसा वर्क था, मानो जैसे कि आप 15 साल के एज में ही, मानो जैसे कि आप 15 साल के एज में ही आप एक स्पोर्ट्समैन बन गए हो, एक बैटर बन गए हो, क्रिकेटर बन गए हो, और आप पहले ही मैच में, अपने फर्स्ट ही मैच में आपने क्या किया, अपने फर्स्ट मैच में ही आपने पहला होम रन बना लिया हो। जैसे मानकर चलो आपका सचिन तेंदुलकर काफ़ी अर्ली एज 14 साल या 15 साल के एज में ही वो प्लेइंग करने चले गए थे, और मान लो कि 15 साल में बहुत बड़े लीग में यानी इंडियन क्रिकेट लीग में उन्होंने क्या किया, पदार्पण कर लिया, या और फर्स्ट ही मैच में वो अच्छे रन बना लिए। तो बिल्कुल ये जो है ना साइंटिफिक जर्नल में जो है कॉलेज के स्टूडेंट लोगों का जो ये बात छपना जो है, बिल्कुल ये 15 साल की एज में जैसे कोई क्या करे, कोई क्रिकेटर जो सेलेक्ट हो जाए, बिल्कुल उसी की तरह है। यानी बहुत बड़ी बात है ये जो प्रीसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में किसी स्टूडेंट की बात को छापा जाए, लेकिन बात ही कुछ ऐसा था इसीलिए छापा गया था। आगे बच्चों समझिएगा, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि मान के चलो 15 साल के एज में ही इंडियन क्रिकेट टीम में आप शामिल हो जाओ, पहले ही मैच में आप कुछ रन बना लो, तो बहुत बड़ी बात होती है उसी तरीके से। चलिए आगे बच्चों समझेंगे। फॉर रिचर्ड एवराइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स एंड इट ऑल स्टार्टेड विथ बटरफ्लाइज। अब देखो रिचर्ड एवराइट तो ऐसे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में सक्सेस किए हैं, लेकिन ये पहली बार था उनके सक्सेस का, एक लंबे सक्सेस जर्नी का ये पहली कड़ी थी या फर्स्ट टाइम था जो साइंस के दुनिया में ये कुछ अचीव किए थे। ओके, और ये इनका जो ये सारी चीज़ें जो स्टार्ट हुआ है वो सब बटरफ्लाई यानी कि कहीं ना कहीं एक तितली से स्टार्ट हुआ है। तो आगे समझिएगा कि ऐसा क्यों कहा गया है या कैसे एक तितली से इनका इतना बड़ा सफ़र स्टार्ट हुआ। एंड ओनली चाइल्ड एवराइट गिव ऑफ नॉर्थ ऑफ रेडिंग पेंसिल्वेनिया। अब देखोगे बच्चा, पेंसिल्वेनिया एक कंट्री है जिसमें एक प्लेस होता है रीडिंग, यानी जैसे मान लो कि इंडिया एक कंट्री है जिसमें प्लेस हो गया पटना, उसी तरीके से पेंसिल्वेनिया एक कंट्री है उसमें एक प्लेस है रीडिंग। और रीडिंग के नॉर्थ में यानी रीडिंग के नॉर्थ साइड में एवराइट जो है ना वो बड़े थे, यानी वहीं पे उनका जन्म रहा होगा, वहीं पे वो उनकी पालन पोषण हुई होगी और वहीं पे वो अपना बचपन बिताए होंगे और धीरे धीरे वो बड़े हुए होंगे। आगे देखिएगा बच्चा, देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर ही सेड, यानी कहते हैं कि वहाँ पे इनको करने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, और आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विथ अ टीम ऑफ वन, बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू कलेक्ट थिंग्स। अब ये भी कहते हैं कि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनको ना वो फुटबॉल खेल सकते थे और ना ही बेसबॉल खेल सकते थे, क्योंकि यहाँ पे विथ अ टीम, क्योंकि यहाँ पे क्या था वो सिंगल थे, ओनली वन चाइल्ड थे, इसीलिए वो ना तो कोई अनदर बच्चे थे जिनके साथ वो फुटबॉल खेल सकते ना कोई अनदर मतलब और सारे बच्चे थे जिसके साथ वो बेसबॉल ये सब खेल सकते थे। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू कलेक्ट थिंग्स, लेकिन एक चीज़ था कि उनको चीज़ों को कलेक्ट करना काफ़ी पसंद था, तो वो हमेशा चीज़ों को कलेक्ट किया करते थे, मतलब वहाँ पे जो भी आसपास में चीज़ें मिलता था उसको कलेक्ट करते थे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी। आगे देखिएगा बच्चों,
अब चीज़ों को कलेक्ट करती थी एंड कहते हैं सो ही डिड, और उन्होंने वही किया एंड डिड ही एवर, मतलब हमेशा वो चीज़ों को कलेक्ट करना ही स्टार्ट किया। अब देखोगे यहाँ पे क्या कहते हैं, बिगनिंग इन किंडरगार्टन एवराइट कलेक्ट, बिगनिंग in kindergarten, Everett collect butterflies with the same determination that was marked all his activities. He also collected rocks, fossils, and coins, and he became an eager astronomer to sometimes स्टेयर गैजिंग ऑल नाइट। अब देखो, चूंकि हम लोगों का जो ओल्ड एज में होता है क्या है ना कि बच्चे लोगों में जब ज़्यादा कुछ करने को नहीं होता था तो क्या चीज़ें करते थे, जैसे तितलियाँ पकड़ने लगे। हम लोग भी जब बच्चे थे, आप लोग याद कीजिए, छोटे छोटे बच्चे होंगे तो बरसात के टाइम में, आपको गर्मी का सीज़न में बरसात के टाइम में जब भी बरसात होती थी तो बहुत सारे बटरफ्लाई जो मंडराने लगते थे और हम लोग बच्चे पकड़ने लगते थे। तो ये किंडरगार्टन से ही उनका ये जनरे स्टार्ट हो गया था कि वो बटरफ्लाई कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। अब उसी सेम डिटर्मिनेशन से अदर चीज़ या अदर एक्टिविटी भी जैसे करते थे, उसी डिटर्मिनेशन से बटरफ्लाई भी कलेक्ट करते थे। आगे देखिए, जैसे मान लो उनको पढ़ाई करना है तो उसी डिटर्मिनेशन से बटरफ्लाई पकड़ेंगे, उसी डिटर्मिनेशन से अनदर कोई चीज़ें कलेक्ट करेंगे। जैसे देखो कलेक्ट क्या क्या करते हैं, रॉक यानी तरह तरह का पत्थर कलेक्ट करते हैं, फॉसिल्स कुछ जीवाश्म ईंधन कुछ वो कलेक्ट करते हैं। उसके बाद देखोगे कुछ सिक्के जो इधर उधर गिरे रहते हैं उस तरीके से वो कलेक्ट करते हैं, जो भी उनको मिल जाता है। और साथ में वो बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं एस्ट्रोनॉमर के लिए, यानी कि खगोल शास्त्री जैसा बनने के लिए, खगोल शास्त्री जैसा उनका एक्टिविटी भी हुआ करता था। क्योंकि सम टाइम यानी कि कभी कभी वो स्टार यानी कि तारे को भी वो घूरते थे। गैजिंग मीन्स घूरना होता है या देखना होता है पूरे नाइट। आप लोग भी याद कीजिएगा, जब बचपन में जब दादी माँ या दादाजी के साथ जब आंगन में आप सोइएगा तो आप देखिएगा कि आधी रात के बाद आप बार बार आपकी नज़र चांद पे चला जाएगा या स्टार पे चला जाएगा, अब जब स्पेशली आंगन में आप सोइएगा तो उसी तरीके से ये बच्चे एस्ट्रोनॉमर जैसा भी कुछ जिज्ञासा रखते थे तो पूरे नाइट जो है कभी कभी स्टार को घूरने लगते थे। आगे देखिएगा बच्चों फिर क्या होता है इस स्टोरी में। नेक्स्ट है बच्चा आपका जो स्टोरी स्टार्ट है, ये नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पार्ट। कहते हैं फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विथ अ ब्राइट माइंड। ये बहुत ही बड़े माइंड से जो है ना पूरे क्यूरियोसिटी के साथ उन्होंने ये चीज़ों को स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया देखिएगा, सबसे पहले ही ऑल्सो हैड अ मदर हु इनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। अब देखो, उनको एक माँ भी होती है जो कि उनको हमेशा चीज़ों को सीखने में इंटरेस्ट जगाती है, उनको इनकरेज करती है। एक बात तो है बच्चा, आप लाइफ में कितना भी सक्सेस कर लो लेकिन अगर उसमें माँ का रोल ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं बच्चा। माँ वाकई पूजनीय होती है, वाकई माता होती है। माँ ना है तो हम लोग का अस्तित्व ही नहीं है। माँ बहुत बड़ी चीज़ होती है बच्चा। और अगर जिनके पीछे माँ का आशीर्वाद है, हमें लगता है कि हर कोई बच्चा अपने लाइफ में एनी हाउ सक्सेस करेंगे। तो बच्चा आप सभी माँ का जो ये प्यार ये स्नेह है कभी मत भूलिएगा। आगे देखिए बच्चा, इनमें कहते हैं कि उनकी माँ बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं चीज़ों को सीखने में, मतलब उनके जो बच्चे हैं उनको सीखने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं ताकि उनका इंटरेस्ट जगा रहा। आगे देखिएगा, She took him on trip, brought him telescope, microscope, cameras, mounting materials and the other equipments and helped him in many other ways। अब देखो वो क्या करते थे, उनको बढ़ावा देने के लिए ताकि उनको इंटरेस्ट जगा रहे चीज़ों को सीखने के लिए, तो क्या करते थे बार बार उनको ट्रिप पे ले जाते थे, उनको टेलीस्कोप ला करके देते थे, उनको माइक्रोस्कोप ला करके देते थे, उनको कैमराज ला के देते थे, उनको माउंटेनिंग मटेरियल्स यानी पर्वत पर चढ़ने वाले कुछ चीज़ें भी ला करके दिया करते थे और बहुत सारे अदर इक्विपमेंट्स। इससे क्या हो कि बच्चे का माइंड अलग अलग वे में बटा रहे और उनमें चीज़ों सीखने का जो है ना यानी लर्निंग का जो है इंटरेस्ट जगा रहे। आप लोगों को बच्चा कई दफ़ा होता ना कि एक ही टाइप का चीज़ें मिलता रहता तो बोर हो जाते हो, वही कोई अनदर चीज़ मिल जाए तो बहुत मज़ा आता है। उसी तरीके से जो इनकी माँ जो है ना वो हमेशा इंटरेस्ट जगाते रहती है अदर चीज़ों के लिए ताकि बच्चे क्या करें, वो उनका लर्निंग का जो इंटरेस्ट हो कभी लूज ना हो। आगे देखिए बच्चों, आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन, यानी उनकी माँ बोलती है आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, यानी जब तक वो स्कूल नहीं स्टार्ट करते तब तक जो है उनका केवल और केवल एक जो दोस्त थे, एकमात्र दोस्त उनकी माँ थी। हिज मदर सेड, यानी उनकी माँ कहती है कि केवल एकमात्र दोस्त थी जो वो खुद थी। आफ्टर डैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम।
और जब वो स्कूल में जब एडमिशन वगैरह हो गया तो उनके लिए कुछ ना कुछ फ्रेंड भी बुला दिया करते घर पे, ताकि बच्चे अपने खेल भी ले और इंटरेस्ट भी जगा रहे चीज़ों को सीखने में, वो नॉट इंटरेस्टेड ना हो। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। लेकिन रात में क्या होता है, दोस्त तो भाई दिन भर रहेंगे ना, शाम में तो फिर चले जाएंगे। तो फिर कहते हैं कि नाइट में जो है फिर जो भी चीज़ें करते थे दोनों एक साथ होकर किया करते थे, यानी कि नाइट में केवल माँ और बेटे बसते थे। Richie was my whole life after his father there when Richie was in third grade। अब देखो बच्चा, कहते हैं कि यहाँ रिची जो है बेचारे अब जो बिना पिता के रहेंगे, यानी कि रिची जो है उनकी माँ कहती है कि अब उनके जीवन का एकमात्र जो बच गए थे, जो एकमात्र उनका जीवन का लक्ष्य बच गया था या जीवन था, वो था रिची, उसके अलावा और कुछ नहीं। उनकी माँ ऐसा बोलती है। कब? जब उनके पिताजी डेथ कर जाते हैं तब। और वो उनके पिताजी डेथ कब करते हैं? जब रिची थर्ड ग्रेड में होता है। यानी उनका माँ के अनुसार ऐसा लग रहा है कि इस फैमिली में केवल वो उनकी माँ, उनके पिताजी और रिची थे, जो कि थर्ड ग्रेड में जब रिची थे तो उनके पिताजी चल बसे और अब उनकी माँ ही सब कुछ है और माँ के लिए सब कुछ उनके रिची यानी कि उनके बेटा है। ये रिची यहाँ पे शॉर्ट नेम है रिचर्ड एवराइट का। आगे समझिएगा बच्चों फिर क्या होता है। ये आपका आगे देखिएगा बच्चों फिर। सी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। और इन ये यानी कि वो उनकी माँ और जो रिचर्ड है वो दोनों एवरी इवनिंग प्रत्येक इवनिंग डाइनिंग रूम में टेबल पे बिताया करते थे शाम के शाम, दोनों आदमी बैठ करके। इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, अगर उनके पास कुछ काम करने के लिए नहीं होता था तो देखिए क्या करते हैं। आई फाउंड वर्क फॉर हिम, नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स हिज मदर सेड। यानी उनकी माँ कहती है कि जब उनके पास कुछ चीज़ें करने के लिए नहीं हुआ करता था तो वो जो है उनकी माँ अनदर चीज़ नए नए चीज़ों खोज करके लाते थे कि तुम ये करो वो करो। अब ऐसा नहीं कि फिजिकल वर्क जो शारीरिक रूप से कुछ कोई चीज़ें उठाने वाला हो, इस तरीके से नहीं, चीज़ों के यानी मानसिक यानी कि जो माइंड से जो चीज़ों सीखा जाए यानी लर्निंग किया जाए, वैसे चीज़ों को ला के देते ताकि वो नई नई चीज़ें सीखते रहे। जैसे मान लो आपके पिताजी हैं, कभी कहेंगे हिस्ट्री पढ़ लो, कभी कहेंगे साइंस पढ़ लो, कभी कहेंगे एसएसटी पढ़ लो, कभी कहेंगे ग्रामर पढ़ लो। तो इस तरीके से नए नई चीज़ें ये ला करके दिया करते थे। आगे देखिए बच्चों। ही लाइक्ड इट, ही वांटेड टू लर्न। और एक बात था कि रिची भी ना चीज़ों को सीखना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे या चाहते थे, यानी चीज़ों को सीखना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे या चाहते थे। तो ये उनकी माँ को थोड़ा और हेल्प करता था कि वो माँ और भी चीज़ों को ला करके दे और ये सीखते रहे, क्योंकि माँ को अब टेंशन नहीं हुआ करता था क्योंकि ये बच्चे खुद ही इंटरेस्ट लेते थे। आगे देखिए बच्चों। एंड लर्न ही अर्न टॉप ग्रेड इन स्कूल। और वो चीज़ों को सीख भी लिया करते थे और हमेशा टॉप ग्रेड रहते थे अपने स्कूल में, यानी कि बच्चे भाई मेहनती थे, लेबोरियस थे। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड। अब यहाँ पे कहते हैं लेकिन रोज़मर्रा का जो ज़िंदगी था यानी कि एवरी डे का जो लाइफ था वो बिल्कुल दूसरे किड्स की तरह थे, जैसे दूसरे किड्स अपने लाइफ को चलाते थे, दिनचर्या का जो ज़िंदगी था सेम एज था। हिज मदर यानी उनकी माँ कहती है, हिज मदर सेड यानी उनकी माँ कहती है कि ऐसा नहीं कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे, वो एवरीडे अपने वर्क को करते थे जैसे अदर बच्चे करते हैं, यानी कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली बात नहीं थी, लेकिन वो हमेशा टॉप ग्रेड आया करते थे। ये बहुत अच्छी बात है। अब देखिएगा, बाय द टाइम ही वाज इन सेकेंड ग्रेड, समय के अनुसार वो जब सेकेंड ग्रेड में गया यानी दूसरी क्लास में गया, एवराइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। अब देखो ये अपने होम टाउन के अराउंड में अप्रॉक्स 25 टाइप्स के बटरफ्लाइज को पकड़ रखा था, यानी 25 प्रजाति के या स्पेसीज के तितलियों को इन्होंने पकड़ रखा था। ये देखोगे बच्चा यहाँ पे 25 स्पेसीज का यहाँ पे अनदर नेम है। तो नेम ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको बताया गया है, ये खुद आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा। इससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसीलिए इसको नहीं बता रहे। इसके आगे आते हैं बच्चों। ये 25 स्पेसीज है आपके बटरफ्लाइज का, अलग अलग स्पेसीज है, जैसे वाइट एम हेयर स्ट्रैक, उसके बाद क्या है एकेडियन हेयर स्ट्रैक। तो इस तरीके से करके जो है 25 स्पेसीज है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बताया गया तो जानोगे तो और अच्छी बात है। चलिए, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आगे देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट है आपका कहते हैं डैट प्रोबेबली वुड हैव बीन,
डैट प्रोबेबली वुड हैव बीन, ध्यान दीजिएगा बच्चों, would have been the end of my butterfly collecting. He said, but then my mother got me a children's book called The Travel of Monarch 10. The Travel of Monarch 10, that book which told how monarch butterflies migrate to Central America, as opened the world of science to the eager यंग कलेक्टर। अब देखोगे बच्चा, इसमें कह रहे हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहे हैं कि वो जो है ना 25 टाइप का स्पेसीज को जो बटरफ्लाई को पकड़ लेते, इतना ज़्यादा पकड़ लेते कि अब इनके लिए अब धीरे धीरे बोरिंग टाइप का काम होने लगा था। ये यूँ कहें कि लगभग अब ऐसा काम ये छोड़ दिए थे पकड़ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, बट देन माई मदर गॉट मी चिल्ड्रंस बुक, जैसे कि आप पहले भी पढ़े होंगे, जो आपको बताया गया कि माँ जो है अनदर काम इनके लिए ढूंढ करके लाया करते ताकि ये हमेशा इंगेज रहे, चीज़ों को सीखने में लगा रहे। तो अब जो है एक बुक ला करके देते, बच्चों वाली किताब थी, उसमें किताब का नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10। अब देखो यहाँ पे मोनार्क का मतलब राजा से रिलेटेड है, यानी राजा, और यानी कि कह रहे हैं कि राजा 10 या 10 अब जो ये ट्रैवल कर रहे हैं, इस तरीके का बुक का नाम है द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10। अब ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10 में एक राजा के बारे में दिया गया। वो राजा क्या है, राजा या रानी जो भी बोलो, वो कौन से राजा या कौन से रानी की बात करें, बटरफ्लाई, यानी कि आपको तितलियों के महारानी या तितलियों के राजा के बारे में बताया गया। तो देखिएगा, डैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, यानी कहते हैं कि यहाँ पे जो है ना बता रहे हैं, इस बुक में बताया कि कैसे जो मोनार्क बटरफ्लाइज है, यानी कि जो तितलियों के जो महारानी हैं या तितलियों का जो झुंड है, वो कैसे माइग्रेट हुआ है सेंट्रल अमेरिका में, या सेंट्रल अमेरिका में कैसे ट्रैवल हुए। माइग्रेट का मतलब क्या हो बच्चा, कि कोई भी एक जगह से दूसरी जगह प्रवास लेते हैं उसको माइग्रेट बोलते हैं। जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आप लोगों को मिलता होगा जब क्लास 10 पास आउट चेक कर जाइएगा, तो जब आपको 11th में दूसरी जगह पर जाना हो, तो इस तरीके से माइग्रेशन का मीनिंग आता है। आगे देखिएगा, ओपन द वर्ल्ड ऑफ द साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, और ये जो यंग कलेक्टर है उनके लिए ये साइंस की नई दुनिया ओपन कर देता है, ये तितलियों को पकड़ना। आगे देखिएगा बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में बच्चों हैं आपका, एक तो हमने पढ़ा कि रिचर्ड एवराइट जो है मोनार्क 10 जो आपका तितलियों के बारे में जो बुक है, वो उसके बारे में उन्होंने पढ़ा है। तो उसमें बताया गया है कि कैसे तितली जो है एक जगह से दूसरी जगह वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते या माइग्रेट करते हैं। तो उनके बारे में आगे फिर समझते हैं क्या चीज़ें हैं। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाइज माइग्रेशन। अब देखो बुक के अंत में उसमें दिया गया है कि जो भी बच्चे पढ़ते हैं या जो भी रीडर है उनको इन्वाइट किया गया है बटरफ्लाई के माइग्रेशन के अध्ययन के बारे में सहायता करने के लिए, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में नॉलेज हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से पता किया जा सके कि यहाँ जो बटरफ्लाई कैसे माइग्रेट करती है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है, क्या कारण था जो एक जगह से दूसरी जगह जाया करती थी। तो देखिएगा, दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए आर्कहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। अब देखो यहाँ पे जो है ना एक प्रोफेसर का नाम दिया गया है डॉक्टर फ्रेडरिक ए आर्कहार्ट, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो यानी टोरंटो के यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है जो कि कनाडा में है। यानी ये जो है ना टोरंटो का जो यूनिवर्सिटी है कनाडा में है, वहाँ के एक प्रोफेसर है। वो कहते हैं कि मतलब जो बटरफ्लाई जो ये पढ़े हैं उनके बारे में बोल रहे हैं कि जो भी बटरफ्लाइज होंगे उनके रिसर्च के लिए क्या करेंगे, बटरफ्लाइज को पकड़ के अगर उसमें कुछ टैग लगा देंगे और वो छोड़ देंगे, तो जब दूसरे जगह पकड़ा जाएगा तो उससे पता चलेगा कि कैसे माइग्रेट किए या कहाँ से कहाँ तक माइग्रेट किया, क्या कारण था जो माइग्रेट किए, वो सारी चीज़ों को पता किया जाएगा। तो वो थोड़ा सा आसानी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन स्पेशली ये कौन बात ये कर पाते जो वो द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10 बुक पढ़ते हैं। आगे देखिएगा, एवराइट्स mother wrote to Dr. Urquhart and soon Everett was attaching light adhesive tags to the wings of the monarchs। अब देखो यानी तितलियों के एक महारानी को या तितली को पकड़े और उन्होंने उनके पंख में क्या किया, एक अधेसिव यानी कि गम को लेकर के एक टैग चिपका दिए।
अर्कहर्ट जैसे बोले थे कि उनको और टैग चिपका दोगे तो जब दूसरी जगह दूसरी जगह माइग्रेट करेंगे, जब दूसरी जगह पकड़ा जाएगा तो वो कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि कहाँ से वो तितली उड़ करके आई है और क्यों आई है, उसका रीजन वो कहीं ना कहीं रिसर्च में पता कर पाएंगे। आगे देखिएगा। और उनकी माँ अर्कहर्ट को क्या करते हैं, रिचर्ड एवराइट की जो मदर है वो अर्कहर्ट को लिखती भी है कि हमारे बेटा इस तरीके से ही कर रहे हैं जैसा आपके बुक में दिया गया है। आगे देखिएगा। एनीवन हु फाउंड अ टैग बटरफ्लाइज वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर अर्कहर्ट। और यहाँ पे बताया गया कि कोई भी अगर किसी तितली को पकड़ते हैं तो वो क्या करेंगे, तितली को टैग करके और वो छोड़ देंगे और सेंड कर देंगे, यानी ताकि वहाँ पे डॉक्टर अर्कहर्ट उसके बारे में और भी जानकारी कलेक्ट कर सके, इकट्ठा कर सके, क्यों माइग्रेशन करते हैं। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। अब देखो रीडिंग जो ना पेंसिल्वेनिया का एक प्लेस है, मैंने बताया भी था, रीडिंग के ही तो वो नॉर्थ साइड में वो बच्चे से बड़े हुए हैं, वो कौन, रिचर्ड एवराइट। तो वो कहते हैं कि रीडिंग जो प्लेस था वहाँ पे जो है ना लास्ट वीक यानी गर्मियों का जब लास्ट 6 वीक्स बचते थे, लगभग 6 सप्ताह, यानी समझ लो अप्रॉक्स 1.5 मंथ जब बचते थे तो बटरफ्लाई का कलेक्टिंग सीजन हुआ करता था या बटरफ्लाई का सीजन हुआ करता था जिसमें लोग कलेक्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे कहते हैं इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाई वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी। अब देखो तितली उड़ रही बच्चा, अगर आप पकड़ोगे तो एक बाई एक तो कितना पकड़ पाओगे, और आपको तो बहुत सारी मात्रा में बटरफ्लाई को पकड़ के टैग करना पड़ेगा ताकि वो आसानी से चीज़ों को समझ सके, कौन, डॉक्टर अर्कहर्ट। क्योंकि अगर एक दो तितली छोड़ोगे तो क्या पता उनके पास पहुंच भी पाएगा नहीं पहुंच पाएगा, तो इसीलिए एक एक करके पकड़ना लगभग मुश्किल था। आगे देखिएगा। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एवराइट वाज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। अब जो है इनको जो है ना कहीं बटरफ्लाइज जो झुंड को ही पकड़ना पड़ता, किसको, रिचर्ड एवराइट को, क्योंकि एक एक करके पकड़ना तो बहुत ही मुश्किल था। तो देखिएगा क्या करते हैं, ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, यानी ये जो है ना एक फीमेल मोनार्क को, एक फीमेल महारानी को, तितली की जो महारानी है उसको पकड़ लेते हैं। और देखिएगा वो क्या करते हैं, टेक हर एग्स एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल। अब देखो जो बटरफ्लाई का जो लाइफ साइकिल होता है उसको क्या करते हैं, एक बटरफ्लाई के महारानी को या एक फीमेल बटरफ्लाई को पकड़ लेते हैं और अपने ही घर पे बेसमेंट बना लेते हैं, यानी कि उसका पालन करते हैं। अब देखो जैसे पकड़ेंगे एक एक करके तो बहुत सारा पकड़ नहीं पाएंगे, और लेकिन पालन करेंगे तो उनके पास बहुत सारा तितलियां हो सकती है जिसको अधेसिव यानी जिसको टैग करके वो क्या कर सकते थे, छोड़ सकते थे। तो अब देखोगे ये क्या करते हैं, ये एक फीमेल मोनार्क को पकड़ लेते हैं और उनको क्या करते हैं, अपने बेसमेंट में उनको पालते हैं और उनके एग को लेते हैं। अब देखो एग क्या होता है कि एग से उनका लाइफ साइकिल कैसे कैसे बढ़ता है सो समझेंगे। पहले बटरफ्लाई का एग होता है और एग से फिर क्या होते हैं, कैटरपिलर होते हैं, यानी बटरफ्लाई से एग होता है, एग से कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर से प्यूपा होता है और फिर वो उससे एडल्ट बटरफ्लाइज बन जाते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि एक मोनार्क जो कहीं ना कहीं जो आपका तितली का जो प्रजाति है, स्पेसीज है, उनके बारे में जो उनका जो एक फीमेल बटरफ्लाई है उनके एग को ले लेते हैं, वो अपने बेसमेंट में उसके लाइफ साइकिल के थ्रू ही चलते हैं और एग से क्या बनता है, कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा, प्यूपा से फिर एडल्ट बटरफ्लाइज। और जब एडल्ट बटरफ्लाइज यानी कि एक वयस्क बटरफ्लाइज या तितली बन जाती है जो अब उड़ सकती थी, अब उसको क्या करते हैं, देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो। और फिर वो क्या करते हैं, उस बटरफ्लाई के में टैग कर देते हैं, उनके पंख में टैग कर देते हैं ताकि वो समझ सके जो पकड़ेंगे कि इन्होंने यानी रिचर्ड एवराइट ने उसको छोड़ा है, जो जगह से छोड़ा होगा और वो कहाँ तक जाकर पकड़ाया गया है ऐसा पता चल पाएगा। अब देखोगे फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वाज होम टू 1000 ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। अब देखो लगभग जो ना बहुत सालों तक उन्होंने ये तितलियों को पाला और थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क, लगभग हजारों तितलियां जो है मतलब हो चुकी थी, उनके बेसमेंट में डेवलप हो चुकी थी। और बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस में आकर के जैसे वो बड़े बड़े होते थे उनमें डेवलपमेंट होती थी तो टैग लगाकर बार बार छोड़ दिया करते थे। कौन छोड़ दिया करते थे, रिचर्ड एवराइट, ताकि वहाँ पे दूसरी जगह
पे ज़्यादा से ज़्यादा तितलियाँ छोड़ेंगे तो पकड़े जाए और उनके बारे में पता किया जा सके। आगे देखिएगा बच्चों फिर क्या होता है। ये आपका डिफरेंट टाइप का तितलियों का ग्राफ दिया गया है कि किस किस टाइप का तितलियाँ जो है वो उन्होंने छोड़ा है। आगे देखिएगा, आगे कहते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इवेंचुअली आई बिगैन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई। अब देखो ये जो है ना, मतलब बहुत ही अद्भुत तरीके से या अद्भुत घटने के तरीके से क्या करते हैं, उनका जो इंटरेस्ट जो हट जाता है बटरफ्लाइज को टैग करना। इट इज़ टीडियस, इट इज़ टीडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक। अब देखो ऐसा क्यों होता है, क्यों इंटरेस्ट वो छोड़ देते हैं, क्योंकि टीडियस होता है, उबाऊ टाइप का काम होता है और इसमें कहीं ना कहीं वो जो है ना बहुत ही बेकार हो जाता है। इट मीन्स उनका जो वर्क होता है ना बहुत ही बेकार हो जाता है। कैसे बेकार होता है भाई, ये तो काम अच्छे कर रहे हैं, वो तितलियों के बारे में जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर इनका काम क्यों यूजलेस होता है, क्यों बेकार होता है, क्यों फीडबैक सही नहीं रहता है, ऐसा देखेंगे। एब्राइट सेड, ऐसा क्यों कहते हैं, इन ऑल टाइम आई डिड इट शी लव, only 2 butterflies I had tagged were recaptured and they were not more than the 75 miles from where I lived। अब कहते हैं क्या कि ये जो बटरफ्लाई जो बहुत सारे पकड़े, इतने सालों तक बटरफ्लाइज को पकड़ के टैग करके छोड़े हैं, वो सारे बटरफ्लाइज में केवल और केवल 2, ओनली 2 बटरफ्लाइज ही वो क्या हुआ है, दूसरे जगह पर रिकैप्चर यानी पुनः पकड़ा गया है। यानी इतने सारे बटरफ्लाइज को छोड़े, थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स ऑफ बटरफ्लाइज को छोड़े, लेकिन हो सकता है रास्ते में मर गया या कोई बड़ी पक्षी खा लिए होंगे, जिसमें से केवल 2 ही जो है बटरफ्लाई जो है रिकैप्चर पुनः पकड़े जाते हैं। इसीलिए वो भी कितने दूर पे, तो 75 माइल्स की दूर पे ही और जीवित पकड़े जाते हैं। और यही सब कारण जो है ना कि उनके इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं लूज कर देते हैं बटरफ्लाइज को पकड़ना। आगे देखेंगे बच्चों आई लिव के बाद, यानी कि हम लोग रीड एंड फाइंड आउट फर्स्ट का ये सारी चीज़ें पढ़ लिए हैं। अब जो है हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और बच्चों आप लोग अच्छे से पढ़िए, अगर लेक्चर वाकई अच्छा पसंद आया, अगर समझ में आया आप लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों आसानी से चीज़ों को समझ सके, इस चैप्टर को पढ़ सके। चलिए बच्चों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।